स्वागत है आपका विधानसभा का दंगल में। और बड़ी खबर आपको बता दें कि मुरादाबाद से बड़ी खबर आ रही है। कुदरकी विधानसभा के समदा गांव में वोट का बहिष्कार हुआ है। गांव के विकास को लेकर वोट का बहिष्कार किया गया है। शाम 4 बजे तक नहीं डाला गया है एक भी वोट। ग्रामीणों का यह कहना है कि विकास नहीं तो वोट नहीं। तो ग्रामीणों की नाराजगी यहां पर खुलकर सामने आई है। मुरादाबाद में ग्रामीणों का यह कहना है कि विकास नहीं तो वोट नहीं। शाम 4 बजे तक नहीं डाला गया एक भी वोट। ग्रामीण यहां की अनदेखी से नाराज है, परेशान है। लंबे समय से अपने इलाके के विकास को लेकर मांग करते रहे, लेकिन जब मांगे पूरी नहीं हुई तो ये रास्ता उन्होंने अख्तियार किया है। साफ तौर पर ग्रामीणों का कहना है कि अगर विकास नहीं तो वोट नहीं। तो शाम 4 बजे तक एक भी मतदान नहीं किया गया है। कुंदरकी विधानसभा का ये मामला। तो जिस तरह से मुरादाबाद का ये इलाका है, यहां पर कमल कुमार प्रजापति उम्मीदवार हैं, जियाउर रहमान उम्मीदवार हैं, मोहम्मद रिजवान। तो बरेली से हमारे साथ हमारे बरेली के स्टेट हेड जुड़ चुके हैं, अनिल के अंकुर। अनिल, आपसे समझना चाहेंगे अब तक कि क्या यहां पर मतदान का प्रतिशत रहा है, किस तरह का उत्साह देख पा रहे हैं आप और किस तरह की टक्कर यहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, बरेली का हम बता दें, बरेली और उसके आसपास के इलाके में जो उत्साह है निश्चित रूप से बेहद है। मतलब हर वर्ग के इसमें उत्साह। मैं सुबह 7 बजे से इस कवरेज पे लगा हुआ हूँ और मैं सुबह 7 बजे देखा था वो वीआईपी इलाका था बरेली का, जो कि सदर था तहसील में, वहां पे वोट पड़ रहे थे। और वहां पे सुबह जो बुजुर्गान को सुबह जाड़े में घर के अंदर होना चाहिए था, वो खुल करके मैदान अपने परिवार के साथ मैदान में आ रहे थे और मतदान कर रहे थे। तो जाहिर सी बात, बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक मतलब हर प्रकार के लोगों का उत्साह, महिलाओं का उत्साह बेहद दिख रहा है। मैं कैमरा पर्सन से फिर दिखाऊंगा कि आप पीछे जहां पे वोट पड़ रहे हैं वहां महिलाओं को दिखाएं किस तरीके से वोट डाल रही है, कितना उत्साहित होकर वोट डाल रही है, ताकि आपको जो सीन है, जो सिनेरियो वो क्लियर हो सके। तो वो क्लियर हो जाएगा तो अपने आप में जाहिर होगा कि मतलब कैसे वोट पड़ रहे हैं। तो ये पूरी जो लाइन लगी हुई है और आप बता दें कि ये जिस तरीके से अंदर भीड़ आ रही है, तो शाम को 6 बजे तक वोट पड़ना है। अगर जो लोग परिसर के अंदर आ जाएंगे वो लगातार वोट, तब तक जब वोट नहीं डाल देंगे तब तक उनका वोट लिया जाएगा। तो ये वोटों का परसेंट लगातार अभी जो आप बता रहे हैं, तो मैं बताऊं जैसा कि बरेली में मैं देख रहा हूं, बहरी में देख रहा हूं, तो शाम को 5 बजे तक लगभग 58.7% वोट यहाँ पे पड़ चुका था। अब ये लगातार जो भीड़ है उसको देख लगता है कि हमें यहाँ पे बरेली में और बरेली के आसपास के इलाकों में 62% से ऊपर मतदान जाएगा, जैसा कि उम्मीद की जा रही है। हम जैसा कि आपने बताया कि तमाम लोगों का विरोध है, यहाँ भी तमाम युवा है, बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों में, किन मुद्दों को लेकर उन्होंने बातचीत मतलब वोट दिया, अगर क्या आधार रहा। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर शिवाजी जी। आप? मेरा नाम हाजी जलील अहमद। हाजी साहब, ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट दिया? हमने विकास के मुद्दे पे, योगी सरकार ने कोई विकास नहीं किया, महंगाई बहुत बढ़ा दी, युवाओं को रोजगार नहीं दिया। आपका कहना है कि विकास के मुद्दे पर वोट दिया, लेकिन क्या आप समझते हैं कि अगर दूसरी सरकार आएगी तो वो विकास करेगी, रोजगार देगी? अखिलेश सरकार से हमें बहुत उम्मीद है, वो विकास करेगी और कोई भेदभाव नहीं होगा। हमारे दूसरे व्यक्ति, आपको क्या लगता है, आपने किन मुद्दे वोट दिया? बेरोजगारी रोजगारी के मुद्दे वोट दिया। युवा बेरोजगार बहुत है। युवा बेरोजगार है, अच्छा। और इसके अलावा कोई दूसरा मुद्दा? मेन जो बेरोजगारी है। लाइन खींची हुई है वोटरों के बीच में, जो साफ जाहिर है, उस लाइन के आधार पर तो वोट नहीं पड़ेगा। नहीं सर, उससे नहीं, कोई मतलब नहीं है। सबसे मेन मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का। सारे जितने भी युवा ज्यादातर बेरोजगार हैं। आप यहाँ पर कहीं पर भी कैमरा घुमा के देखिए, ज्यादातर बेरोजगार है। आप भाई, आप तो पान भी खा रहे हैं। हाँ, तो क्या मुद्दा है? बेरोजगारी, बेरोजगारी का मुद्दा मैन है यहाँ पर, किसानों का मुद्दा है। आप भी जरा फरमाइए कि आपको क्या लगता है, किस आधार पर आपने वोट दिया? आधार पे अपना हक लिया है, जो हमें हक मिलेगा हम अपना हक लेंगे और जो बेहतर होगा उसके लिए हमने वोट चुना है। आपने वोट डालने का कोई कहिए कि हमने जो हमारा काम कर रहा है, जो हमारा काम नहीं कर रहा है, जो हमें
मतलब प्यार कर रहा है, जो भी है, आपने क्या आधार पर है? नहीं, आज जो बेरोजगारी है उसको ज्यादा लोगों का आजकल परेशान हाल है। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, लोग परेशान हाल हो चुके हैं। लाल जैकेट वाले हमारे साथ बगल है, आप मेरे सामने आइए, आप आइए, आप बताइए कि आप बहुत उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, किन आधार पर, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट दिया? हमारा मुद्दा यही है, सबसे पहले तो बेरोजगारी है। ठीक है, बीजेपी सरकार ने महंगाई इतनी कर दी है, 200 रुपए को तेल कर दिया है। अब 300 रुपए कमाने वाला 200 रुपए को तेल कैसे यूज करेगा? जो 300 रुपए की मजदूरी कर रहा है 200 रुपए को तेल कैसे खाएगा? ठीक है, अब डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है। अब हम पहले 50 रुपए के तेल में गाड़ी चला लिया करते थे, अब 100 रुपए में भी हमारी पूरी नहीं पड़ पा रही है। आपका कहना है महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। अखिलेश सरकार से हमें पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह अखिलेश सरकार सबके हित में काम करेगी, हिंदू मुसलमान सबके हित में काम करेगी। तो ये है यहाँ के युवा, यहाँ के यूथ जो चाहते हैं कि किस आधार पर वोट, उनका कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर। बिल्कुल बिल्कुल अंकुर, जिस तरह के मुद्दे यहाँ के स्थानीय उठा रहे, ये बड़े मुद्दे हैं और पिछली बार 9 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर काबिज हुई थी। जाहिर तौर पर उम्मीदें बहुत थी, लेकिन उम्मीदों पर बहुत हद तक खरी नहीं उतर पाई है, इसलिए उम्मीदें अब दूसरी पार्टी से भी लगा रहे हैं। आपके पास वापस हम लौटेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सहारनपुर से इमरान मसूद और अब्दुल्ला आजम ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको सुनाता है। के अंदर हम लोग सारी सीटें जीतेंगे और भाजपा वालों को जवाब मिल जाएगा। यूपी में क्या स्थिति रहेगी? यूपी में सरकार बनाएंगे, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। इस बार आप किंग मेकर की भूमिका में हैं। कैसा लग रहा है? नहीं, मेरी ख्वाहिश थी, मैं चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा समय दे करके हम लोग चुनाव लड़ा सके। क्या यहाँ पर सहारनपुर की हम बात करें तो यहाँ पर केवल एक सीट समाजवादी पार्टी की है। 3 की बात क्यों नहीं करते हो आप? हम 3 जीते थे और अभी 7 के साथ जीतेंगे। देखिए, जो जाति रामपुर वालों के साथ हुई है, जिस तरह शौकिया पुलिस ने लोगों को मारा है, मुकदमे किए हैं, किसानों के साथ जो हुआ, लखीमपुर में जो हुआ, कोविड में जो हुआ, वो तमाम चीजें जनता के सामने है। समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो भी जनता के सामने है और लोग जिस तरीके से मेरे पास लोगों का रिस्पांस आ रहा है, वो एक बहुत बहुत अच्छा है। अगर ऐसा ही है तो फिर क्राइम रेट कैसे बढ़ा हुआ है? 4 किसानों को एक जीप कैसे कुचल देती है और 4 महीने में मुलजिम बाहर भी आ जाता है। मेरे ख्याल से यूपी वालों के लिए इतना ही लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना बहुत है। इससे ज्यादा अच्छा हो गया तो मेरे ख्याल से लोग अपने घरों में से भी निकलते हुए डरेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, यूपी और उत्तराखंड में विधानसभा का मतदान जारी है। मतदान के लिए अब कुछ ही समय बचा है। वोटिंग के लिए मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें भी लगी हुई है। शाम 6 बजे तक मतदान होना है, इसके बाद मतदान का समय समाप्त हो जाएगा। 6 बजे के बाद मतदाता जो कि कतार में लगे हुए हैं वो मतदान कर सकेंगे, वोट कर सकेंगे। और इसीलिए बार बार हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि वक्त बहुत कम बचा है और जो लोग अब तक मतदान के लिए अपने घरों से नहीं निकले हैं वो अपने घरों से निकले, मतदान करें, क्योंकि ये वो मौका होता है जब आप ये तय करते हैं कि आपका भविष्य आपको किसके हाथ में देना है, क्योंकि अगले 5 साल आपके इलाके का विकास आपको करवाना है। और ये मौका इसलिए भी जरूरी हो जाता है ताकि कल को आप ये ना कह सके कि फला काम नहीं हो पाया। एक और बड़ी खबर आ रही है, सपा ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया है। बीजेपी कार्यकर्ता फर्जी वोटिंग कर रहे हैं, ये कहा है सपा ने। सहारनपुर की बेहट 1 विधानसभा में फर्जी वोटिंग की बात कही है सपा ने। बूथ नंबर 127 पर बीजेपी की ओर से फर्जी वोटिंग की बात सामने आई है। चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग सपा ने की है। तो सपा ने ट्वीट के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है, फर्जी वोटिंग की बात कही है। विधानसभा बेहट 1 के बूथ नंबर 127 पर भाजपा के कार्यकर्ता फर्जी वोटिंग करा रहे हैं, ये कहा है समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से। चलिए अब रुक कर लेते हैं उत्तराखंड का। योगेश राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्टेट हेड उत्तराखंड। योगेश के साथ हमारे साथ हरिद्वार से विकास खरे भी जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। योगेश, आपके पास मैं सबसे पहले आना चाहूंगा, अब तक का किस तरह का मतदान प्रतिशत आप देख पाए हैं और किस तरह की यहाँ पे तैयारियां की गई थी, किस तरह का उत्साह लोगों के बीच देखने को मिल रहा है? भाई भी आ रहे हैं।
उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल जिला, उत्तरकाशी और देहरादून की भी कुछ सीटों पर 50% के ऊपर अभी तक की जो रिपोर्ट है वो पहुंच गया है। अल्मोड़ा और पहाड़ के जो कुछ हिस्से हैं उनमें थोड़ा धीमा है, लेकिन अभी जो लास्ट मोमेंट होता है ये माना जाता है कि आखिरी का 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है वोटिंग के दौरान, क्योंकि उस समय पे कई बार बहुत मैजिकल बदलाव आ जाते हैं। और इस तरह से देखे तो वोटिंग का जो सही आंकड़ा है वो तो 6 बजे के बाद आ पाएगा, कितना प्रतिशत हुआ, और उसी के हिसाब से बहुत सारे अनुमान लगाए जाते हैं। अगर वोटिंग बढ़ती है, घटती है, पिछले बार की तुलना में क्या रहता है, उसके आधार पर फिर कई सारे अनुमान लगाए जाते हैं और उसके हिसाब से आकलन किए जाते हैं कि क्या इस बार बदलाव किस तरह का रह सकता है और किस तरह के रिजल्ट आ सकते हैं। और अगर आप वोटिंग की बात करें तो सीटों की बात करें, बहुत इस तरह की घटनाएं पूरा का पूरा लगभग 1 घंटा बचा है, कहीं सामने आई नहीं है। जैसे हल्द्वानी और हल्द्वानी के अलावा कुछ सीटों को छोड़ दे तो छुटपुट घटनाएं हैं, कोई बहुत बड़ी विवाद की या बहुत बड़े झगड़े की या कोई किसी इस तरह की कोई घटनाएं आई नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है और ये वोटिंग का एक ट्रेंड रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल योगेश, विकास का रुख कर लेते हैं। विकास, आपसे समझना चाहेंगे, हरिद्वार का मुद्दा अक्सर रहा है, जिस तरह से देवभूमि। चलिए विकास के पास हम दोबारा से लौटेंगे। पूजा मोहन पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारी सहयोगी न्यूज रूम से। पूजा, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इस बार का रण हम देख पा रहे हैं, तमाम दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी है, कई कैबिनेट के मंत्री भी है और सपा ने जो गठबंधन किया है रालोद से उसका भी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं, किसानों का भी एक मुद्दा है और जातिगत समीकरण भी है। ऐसे में अब तक की जो जंग रही है, सुबह से लेकर अब तक जो वोटिंग हुई है, उसको कैसे देख रही है आप? देखिए, सुबह से लेकर के अभी तक सनी जो वोटिंग हुई है, पहले तो मैं परसेंटेज बता देती हूँ आपको। वोटिंग परसेंटेज जो रहा है वो आशाजनक रहा है और इसको निराशाजनक नहीं कहा जा सकता, आशावादी हम रह सकते हैं। अभी 6 बजते बजते कुछ मैजिकल नंबर्स हमारे सामने आ सकते हैं जो शायद सत्ता पक्ष के लिए सिरदर्द बन जाए या विपक्ष के लिए राहत बन जाए, या सत्ता पक्ष के लिए राहत की सांस बने और विपक्ष के लिए सिरदर्द बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सनी, हमें ये समझना पड़ेगा कि इस चरण के चुनाव के दौरान जिस तरीके से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और किसानों का वर्चस्व, किसानों का प्रभाव इस क्षेत्र में नजर आता है, तो अब हमें समझना पड़ेगा कि पूरे 5 सालों में सरकार की तरफ से किसानों के लिए एग्जैक्टली क्या किया गया। देखिए, बरेली क्षेत्र हो गया, शाहजहांपुर क्षेत्र हो गया, सहारनपुर क्षेत्र हो गया, इन तमाम क्षेत्रों में किसानों की तरफ से लगातार हमारे पास प्रोटेस्ट की खबरें आती रही हैं। हम लगातार डेस्क पर वर्क करते रहे, ग्राउंड जीरो पर भी उतरते रहे, देखते रहे, किसान लगातार कहते रहे डीएपी की कीमत उन्हें नहीं मिल रही है, गन्ना का भुगतान उनको टाइम से नहीं हो रहा है। हालांकि सरकार ने कहा है कि बाकी सरकारों की अपेक्षा उन्होंने रिकॉर्ड भुगतान किया, लेकिन उसका क्या? अब उनका जो गुस्सा था, उस गुस्से में गाजीपुर सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर, इन तीनों ने आग में घी डालने का काम किया है। कोई भी किसान उस प्रोटेस्ट को नहीं भूल सकता। पॉइंट नंबर 2, हमने जो पैंडेमिक का टाइम देखा है, हमें ये याद रखना होगा कि 2017 में पैंडेमिक नहीं था, 2017 में मोदी मैजिक था, मोदी वेव थी। लेकिन 2022 में जब हम चल रहे हैं, 2022 के हम चुनाव देख रहे हैं, तो इस चुनाव के समय प्रदेश ने 2 पैंडेमिक की वेव देख ली है और जो अपने हैं, अपनों के खोने का कष्ट है, वो इतनी आसानी से लोगों के जहन से उतरेगा नहीं। इसका भी असर इस बार नजर आने वाला है। और दूसरी बात, जयंत चौधरी को हमें समझना पड़ेगा कि आरएलडी का वर्चस्व कितना ज्यादा है, बसपा का कोर वोट बैंक जो है वो खिसकता नहीं है। और 2017 में सपा का जो वोट बैंक था वो स्थिर था, 11 सीटें वो निकाल करके लाए थे मोदी वेव में भी। ये कहीं ना कहीं अब लास्ट मोमेंट पे बीजेपी की तरफ से जो कन्विंस करने की कोशिश की गई थी, सहारनपुर में आखिरी रैली पीएम नरेंद्र मोदी ने की, वो देखने की बात होगी कि उससे जनता कितनी कन्विंस्ड नजर आ रही है। सनी, बिल्कुल। पूजा आपके पास लौटेंगे, लेकिन लगातार हमारे साथ अनिल के अंकुर भी बने हुए हैं। अनिल के अंकुर, आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि जाहिर तौर पर मुस्लिम बहुल इलाका है, 55 में से लगभग 38 सीटों पर पिछली बार बीजेपी काबिज हुई थी और यहाँ किसानों का भी खासा असर है। गन्ना के जो किसान हैं लगातार अपने भुगतान को लेकर वो अपनी मांग रखते रहे हैं, लेकिन उसका कुछ असर होता दिखाई नहीं दिया। इसके अलावा आरएलडी के साथ जो गठबंधन हुआ है, जिस तरह से हमने देखा कि लगातार जयंत को मनाने की कोशिश बीजेपी आखिरी मूवमेंट तक करती रही है। रैलियों में भी इस बात का जिक्र अमित शाह करते रहे कि वो आदमी अच्छे हैं लेकिन गलत लोगों के साथ वो चले गए।
कैसे इन बातों को आप देख रहे हैं, इसका कितना प्रभाव मतदाता पर पड़ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो जयंत चौधरी को ऊपर जो लॉलीपॉप डाला गया है और ये बनाने की कोशिश है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है, जिससे भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी स्वरूप में राष्ट्रीय लोक दल के जो मुखिया है जयंत चौधरी, उनसे कोई उनके खिलाफ, देखिए अभी तक उन्होंने भाजपा की तरफ से उनके खिलाफ कोई बड़ी बयानबाजी नहीं हुई, ताकि उनसे सीधी अभी दुश्मनी, केवल अभी एक बीच का रास्ता बनाए रखना चाहते हैं कि पोस्ट इलेक्शन उनसे कोई ना किसी रूप में समझौता किया जा सके। बार बार वो कह रहे हैं कि मतलब आरएलडी तो हमारे पुराने साथी रहे हैं, गलत रास्ता भटक गए हैं। अगर ये बातें आ रही हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता आरएलडी के नेताओं के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए हैं, जिससे उनको लगता है कि उनको आगे आने वाले समय पे लाभ मिलेगा, क्योंकि अब साफ तौर पर ये जाहिर हो चुका है कि इस समय वैसी स्थितियां नहीं है जो 2017 में थी। अब की काफी चेंजेस दिखाई दे रहा है, जो वोटर है खुल के सामने आ रहा है, खुल के अपनी बातें कह रहा है। तो जिस तरीके से थोड़ी देर पहले हम तमाम वोटरों से बात की, वो भी साफ तौर पर कर रहा था। और जैसा कि आपने कहा कि एक तो प्रलोभन वाली बात हो गई और बनाने वाली बात हो गई, दूसरी एक बात और ये है कि जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में वोटर्स है, पश्चिम उत्तर प्रदेश वोटर ने अपने वोट किया, उन्होंने कई जगह विरोध भी दर्शाया। मैं बता दूं कि मेरे साथ करल पढ़ाइया आपने जो वोट किया, आपका किस आधार पर वोट किया आपने? मैंने किसानों के मुद्दे पर आधार पर वोट किया है। किसानों के मुद्दे वोट 15 दिन में पेमेंट किया जाएगा गन्ने का। अखिलेश जी ने वादा किया है किसानों से। मैं भी किसान हूँ। और क्या मुद्दे थे जो आपके दिमाग में थे, जहन में थे? विकास का मुद्दा है, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। तो ये देखिए, इनके जो आश्वासन है, जो वादे हैं, उनको लेकर के इन्होंने अपना वोट किया है। ये और आप बताऊं, इस तरीके से तमाम मुद्दे जो आम जनता को छूते हैं, आम जनता के जहन में बेरोजगारी है, महंगाई है, उन तमाम चीजों को लेकर करते रहे। अभी एक और युवा हमारे साथ जो जुड़े हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपने किस आधार पर वोट किया, क्यों किया? सर, महंगाई और बेरोजगारी को देखते हुए वोट किया गया आपकी पूरी जनता ने। यहाँ पे किसान भी हैं, किसानों को लेकर के सर, किसान के जो सत्ता में है, किसान के विरोधी हैं, वो उन्होंने किसानों के ऊपर कार चढ़ाई जा रही है, उनको किसानों को मारा जा रहा है। धरने में 700 किसानों की मौत हो गई है और 5 साल में सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या की है सर। और लोग विकास चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं। सिलेंडर सर 1000 के आसपास पहुँच गया है और खाने का तेल 200 रुपये लीटर, 200 रुपये किलो है। 93 रुपए 50 पैसे इस टाइम की पोजीशन। अभी सर मैं बता जाऊँ, चुनाव का वक्त है, 2 महीने से पेट्रोल पे कोई दाम नहीं बढ़ा है। जैसे चुनाव खत्म होगा 10 मार्च के बाद से सरकार फिर से इसमें पेट्रोल और डीजल पे बढ़ोतरी करेगी। सिलेंडर इतना महंगा कर रखा है कि बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है। मैं आपसे आप जो है जो वोट डाल के आ रहे हैं, आपका क्या आधार था वोट डालने का? देखिए, वोट जो है इस बार जो आने वाले 2022 के 10 मार्च को जो इसकी जो चुनाव का रिजल्ट आएगा, ये इस बार लोग जो याद करेंगे, वोट डालते वक्त हम लोगों ने याद करा है। करहल आप जाएंगे? यहाँ से मैं करहल से आया हूँ, करहल ही वापस जाऊंगा। आप करहल जो अखिलेश यादव का जो जहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी मुखिया है, ये वहाँ के क्षेत्र के प्रभारी भी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो आपको क्या लगता है वहाँ पे क्या स्थिति है? देखिए, वहाँ कम से कम 1.5 लाख से अधिक से वोटों से जीत रहे हैं। वहाँ तो मौजूदा मंत्री है, केंद्र सरकार के मंत्री हैं, जिनको केंद्र सरकार के मंत्री मतलब वहाँ भेजा गया है मिस्टर बघेल को। वहाँ के वकीलों की संख्या काफी ज्यादा है, वो कितना असर डालेंगे? बिल्कुल उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। और हम भेड़ी के अंदर भी जो माननीय तारामन साहब यहाँ लड़ रहे हैं, कम से कम हम 25,000 वोटों से ये सीट जीतने वाले हैं। देखिए, ये स्थितियां हैं कि जिस तरीके से वोटों का आधार है, वो और जो डिमांड है जनता की, वो बेरोजगारी है, किसान है, महंगाई है, और जो जनता आप सोचती है विकास है, इन तमाम मुद्दों को लेकर वोट दे रही है। और जो हमारे साथ मौजूद है वो अखिलेश यादव के जो चुनाव क्षेत्र है करहल, बिल्कुल। चलिए, आपको इस वक्त रोकना होगा। मुझे भी एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें कि हरिद्वार से ये बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हुई है। एसएमजेएन मतदान केंद्र के बाहर ये भिड़ंत हुई है। दोनों पार्टियों ने अपने अपने समर्थन में नारे लगाए हैं। सूचना पर सेक्टर मजिस्ट्रेट नरेश चौधरी भी पहुंचे हैं। तो हरिद्वार से ये बड़ी खबर,
बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। एसएमजेएन मतदान केंद्र के बाहर ये भिड़ंत हुई है। दोनों पार्टियों ने अपने अपने समर्थन में नारे भी लगाए हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट नरेश चौधरी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो इस बार जिस तरह से उत्तराखंड के चुनाव हो रहे हैं, ये भी चौंकाने वाले परिणाम ला सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियां तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ आम आदमी पार्टी भी यहां पर एक टक्कर दे रही है। और हमारे साथ इस वक्त कुणाल आर्य जुड़ चुके हैं बरेली से, हमारे संवाददाता। कुणाल, आपसे समझना चाहेंगे जनता का मूड इस बार क्या है, क्योंकि पिछली बार तो मूड ये था कि 55 में से 38 सीटें बीजेपी को दी थी। इस बार लेकिन जो काम, जो दावे किए गए थे, जो वादे किए गए थे, उस पर कितना खरा उतर पाई है सरकार? कितने नंबर जनता दे रही है? कहां तक वोटिंग पहुंची है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं अभी मौजूद हूं नगर पंचायत करौली में, जहां लगभग जो 17 से 18 हजार वोटों की आबादी है। कहीं ना कहीं जनता का जो मूड है, तो जनता कहीं ना कहीं बदलाव मांगती है। जनता का कहना है कि जितना भी जो कुछ हुआ कहीं ना कहीं बदलाव होना चाहिए। लगभग वोटों का जो परसेंट पड़ा है वो लगभग करौली में, हौला में जो लगभग 50% वोट प्रतिशत हो गया है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जनता के अपने मुद्दे हैं और वोटिंग का प्रतिशत भी आपसे समझना चाहेंगे, किस तरह का उत्साह है, कितने लोग यहां पर पहुंचे, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। बार बार हम भी अपील कर रहे हैं कि जो लोग अब तक घरों से नहीं निकले हैं वो जरूर अपने मतदान का, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, अभी जो हौला में जो मतदान का प्रतिशत हुआ है वो लगभग 50% हुआ है। और ऐसे में प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं मतदान पोलिंग सेंटरों पर काफी तैयारियां की गई। 198 मतदेय स्थलों को जो बूथ कास्टिंग की निगरानी से देखा जा रहा है और 31 बूथ जो है उस पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा काफी तैयारियां की गई है मतदाताओं के लिए। बिल्कुल, चलिए आप नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हमारे साथ योगेश राणा लगातार बने हुए उत्तराखंड से। उत्तराखंड में इस बार आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं लगातार अपना जोर लगा रही है। यहां पर जो बड़े दिग्गज चेहरे हैं राजनीति के, वो भी पहुंच रहे हैं। हरीश रावत, हरक सिंह रावत और तमाम ऐसे लोग हैं वहां पर बीजेपी और कांग्रेस में, जिनका नाम राजनीति उनकी जो है वो हर बार असर डालती रही है। आपसे समझना चाहेंगे योगेश राणा, किस तरह का मुकाबला देख पा रहे हैं? बिल्कुल, इस बार का जो उत्तराखंड का इलेक्शन है उसकी अगर हम बात करें तो आपने सही कहा, आम आदमी पार्टी यहाँ पर एक फैक्टर के तौर पर उभर रही है। अब वो सीटें कितनी ला पाएगी या कितनी नहीं ला पाएगी ये तो रिजल्ट पे डिपेंड करेगा, लेकिन वो बहुत सारी सीटों पर त्रिकोण बहुत अच्छा बना पा रही है। बहुत सारी सीटों पर वो फाइट कर रही है, जिनमें काशीपुर और 1-2 सीटें और भी आती है। लेकिन इसमें एक बहुत दिलचस्प बात इस बार ये रही है कि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो प्रदेश की कांग्रेस है, प्रदेश के जो नेता है वो पूरे चुनाव को लड़ते हुए दिखे। हरीश रावत लड़ते हुए दिखे, बाकी जो टीम के लोग हैं वो लड़ते हुए दिखे। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इस चुनाव को पूरी तरीके से लड़ता हुआ दिखा है। अगर आप वर्चुअल, जिस समय पे फिजिकल रैलियों की इजाजत नहीं थी, उस समय पे फिजिकल रैलियों के अलावा उस समय डिजिटल रैलियां चल रही थी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कैंपेन चल रही थी। तो उस समय पे भी केंद्रीय नेतृत्व के जो बड़े लोग थे, प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जो इनके जेपी नड्डा से लेके आपके गृह मंत्री अमित शाह से लेके और जो भी बड़े लोग हैं वो सब आते थे और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी जनता से बीच में संवाद करते थे। और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी का तो नारा ही है कि एक बार मौका केजरीवाल को और एक बार मौका कोठियाल जी को। तो जाहिर तौर पर कड़ा मुकाबला है। देखना यह होगा कि जनता जनार्दन किसे अपना आशीर्वाद देती है और किसे वो सत्ता पर काबिज कराती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल के अंकुर आपका भी, पूजा मोहन आपका भी और साथ साथ विकास खरे, योगेश राणा और हमारे अन्य सहयोगियों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी और उत्तराखंड में विधानसभा का मतदान जारी है। मतदान के लिए अब बहुत ही कम समय बचा है। वोटिंग के लिए मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई है। शाम 6 बजे जो टाइमलाइन है वो समाप्त हो जाएगी, जो समय है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए आपसे हम बार बार इस बात की अपील कर रहे हैं कि ये मौका आप चूके ना। शाम 6 बजे से पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि ये मौका आपको 5 साल में एक बार मिलना है।
आप अधिकार के साथ ये कह सकेंगे, अपने सवाल उठा सकेंगे कि आपने ये काम नहीं किया या आपने इसका वादा किया था, इसको आपको पूरा करना। तो विधानसभा का दंगल जारी है। आगे भी पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।